नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 22 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, सीएम की एक डोज से होश में आए डॉक्टर। हिमाचल की राजनीति का केंद्र बने देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कूटनीति के आगे विरोध के स्वर रातों रात शांत हो गए। रोने डराने और आजाद लड़ने की चेतावनी देने वाले डा राजेश को न केवल सरेंडर करना पड़ा, बल्कि मुख्यमंत्री के कदम से कदम और शब्द से शब्द भी मिलाना पड़ा। जानकार मान रहे हैं कि सुक्खू साहब ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से ही डा राजेश के तेवरों को शांत कर दिया। 2 दिन पहले प्रदेश के सियासी गलियारों में डा राजेश शर्मा ने आंसुओं की गूंज से देहरा के सियासी माहौल को हवा देने की कोशिश की, लेकिन नामांकन से ठीक पहले सीएम सुक्खू ने डा राजेश शर्मा को शांत कर दिया। अब सीएम सुक्खू का राजनीतिक कद और भी बढ़ गया है। इससे पहले जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा बना था, तब भी सीएम सुक्खू ने आगे आकर सबको डिफेंड किया। उपचुनाव में प्रचार की कमान भी खुद संभाली और 4 विधानसभा सीटें जीतकर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को और मजबूत कर दिया। देहरा उपचुनाव में डा राजेश का टिकट कटने के बाद राजेश शर्मा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सीएम सुक्खू ने डा राजेश को जिस तरह से हैंडल किया, हर कोई उससे हैरान है। यही नहीं, डा राजेश को शांत करने में सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर की सूझबूझ और हिम्मत ने भी सभी को चौंका दिया। सुबह सुबह डा राजेश के देहरा स्थित आवास का खुद दरवाजा खोलकर हैरान कर दिया। डा को जो तर्क कमलेश ने दिए, उनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर डा राजेश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के नामांकन में पहुंच गए। चुनाव लड़ेंगे नहीं, बहन को चुनाव लड़वाएंगे डा राजेश। डा राजेश ने कहा कि कमलेश ठाकुर मेरी बहन के समान हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बहन के लिए मैंने चुनाव में उतरने का फैसला बदल दिया है। अब वह चुनाव लड़ेंगे नहीं, बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। देहरा की जनता के साथ मिलकर वह कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो विश्वास जताया है, उस पर वह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सिपाही हैं और अपनी बहन के लिए फील्ड में उतरेंगे। समाचार नंबर 2, सीयू के 30 करोड़ जमा होने की जगी उम्मीद, आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार निभाएगी वादा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए 30 करोड़ की राशि जमा होने की उम्मीद फिर से जगी है। देहरा को छोड़कर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद जनता सरकार से वादा निभाने की आस लगाए बैठी है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मामले में वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा गाना गाने का मौका नहीं मिलेगा। ख्याति प्राप्त शक्तिपीठ मां चामुंडा के निकट जदरांगल में बनने वाले सीयू के कैंपस के लिए केंद्र सरकार द्वारा करीब 250 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। क्षेत्र की जनता के आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार ने विधानसभा के उपचुनावों में धनराशि को आचार संहिता समाप्त होते ही जमा करवाने का वादा किया था। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री के वादे पर हैं। सरकार अगर जल्द ही पहल करती है, तो करीब 1.5 दशक से लटके इस केंद्रीय विवि के कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। विवि के देहरा और धर्मशाला कैंपस के लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त के रूप में 500 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की हुई है, जिसमें से देहरा कैंपस का काम तेज गति से चल रहा है। धर्मशाला जदरांगल में शुरू होने वाले कार्य का टेंडर भी हो चुका है। निर्माण कार्य शुरू करने वाली कंपनी ने काम शुरू करने को अपनी मशीनरी भी जदरांगल में लंबे समय से रखी है, जिसे अब जंग लगने का डर है। मशीनरी को देख ऐसा लगता है मानो वो कह रही हो, काम कब शुरू होगा भाई, बस इंतजार है प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग को जमा करवाई जाने वाली धनराशि का। अगर सरकार जल्द इस दिशा में प्रयास करती है, तो न केवल धर्मशाला या कांगड़ा, बल्कि देश भर के छात्रों को धौलाधार की वादियों में एक भव्य व सुंदर कैंपस मिल पाएगा।
देश के अन्य राज्यों से धर्मशाला आकर पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षकों का पलायन भी थम जाएगा। यहाँ पर बेहतर कैंपस और सुविधाएं न होने के कारण अब तक दर्जनों ही शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी अन्य राज्यों में सुविधा मिलने पर पलायन कर चुके हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में भी फर्क पड़ रहा है। सबकी सरकार पर नजरें। इन सब हालात के बीच अब क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक संस्थाएं प्रदेश सरकार की ओर नजरें गड़ाए बैठी हैं कि कब उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आशावान हैं कि वह छात्र हित के इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द धनराशि जमा करवाकर जदरांगल में काम शुरू करवाएंगे। उम्मीद है कि इस बार वादा तेरा वादा नहीं बल्कि तू है हीरो मेरा का सीन देखने को मिलेगा। समाचार नंबर 3। हमारी छोड़े अपने विधायकों की चिंता करे जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सपने देखना छोड़े और अपने विधायकों की चिंता करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े मजेदार अंदाज में कहा कि हमारे पास 38 विधायक हैं और जयराम जी आप सीपीएस के मामले में लोगों को बहकाने की बजाय अपने 9 विधायकों की चिंता करें जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लंबित है। मुख्यमंत्री सुक्खू शुक्रवार को हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डा पुष्पेंद्र वर्मा की नामांकन रैली में थे और उनके तेवर कुछ इस तरह थे जैसे किसी फिल्म के नायक ने खलनायक को चुनौती दी हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा के इन 9 विधायकों ने पिछले बजट सत्र में विधानसभा में गुंडागर्दी की थी और अब अगर ये अयोग्य घोषित होते हैं तो शायद इनमें से दोबारा चुनाव में 1-2 ही गलती से जीतकर आएंगे। सुक्खू जी ने कहा कि हमीरपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा जिन्हें लगता है कि खनन माफिया का खिताब विरासत में मिला है, अब कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ह्यूमर का तड़का लगाते हुए कहा कि आशीष जी आपको प्रेरणा स्रोत चुनने में थोड़ा चूक हो गई। अच्छा होता अगर आप प्रेम कुमार धूमल को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते, जिनके आशीर्वाद से ही आपने पैसा कमाया है। महिलाओं के खाते में 4,500 रुपए। मुख्यमंत्री ने अपने स्टाइल में घोषणा की कि जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों की महिलाओं के खाते में 1,500 की जगह अब 4,500 रुपए 25 जून को डाल दिए जाएंगे। ज्वालामुखी में इसका कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसे सुनकर महिलाओं के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लोगों को साबित करना है कि वे सीएम के साथ हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी रैली में तड़का लगाया और कहा कि यह भगवान का दिया मौका है कि पुष्पेंद्र वर्मा विधानसभा पहुंचे। हमीरपुर के लोगों को अब यह साबित करना है कि वे मुख्यमंत्री के साथ हैं। अग्निहोत्री जी ने तो यह तक कह दिया कि पहले प्रेम कुमार धूमल को हटाने की साजिश रची गई, अब सुक्खू को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रतिभा सिंह बोली, सच्चे जनसेवक हैं डा पुष्पेंद्र वर्मा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुष्पेंद्र वर्मा को सच्चा जनसेवक बताते हुए कहा कि भाजपा की वजह से ही यह उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 16 महीने के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की। कमलेश ठाकुर की संपत्ति। देहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर 9.14 करोड़ संपत्ति की मालकिन हैं। चल संपत्ति 90.88 लाख और अचल संपत्ति 8.23 करोड़ है। यह संपत्ति उनके पति मुख्यमंत्री सुक्खू और 2 बेटियों की भी है। करोड़पति होशियार सिंह। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की संपत्ति 1.5 साल में दोगुनी हो गई है। विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी चल संपत्ति 2,05,18,200 और अचल संपत्ति 3,10,17,139 थी, जबकि उपचुनाव में यह बढ़कर चल संपत्ति 5,26,68,931 और अचल संपत्ति 2,93,18,639 हो गई है। डा पुष्पेंद्र वर्मा की दौलत। हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी डा पुष्पेंद्र वर्मा भी करोड़पति हैं। उनकी चल संपत्ति 36 लाख और अचल संपत्ति 2.13 करोड़ है। उनके पास 7 लाख की गाड़ी, 10 लाख के 200 ग्राम सोना और 58 लाख का हाउस और पर्सनल लोन है। उनकी पत्नी के पास 48.10 लाख की अचल संपत्ति, 10 लाख की गाड़ी और 25 लाख के 500 ग्राम आभूषण हैं। इस तरह हिमाचल की राजनीति का यह नया अध्याय न केवल रोचक है बल्कि ह्यूमर का भी जबरदस्त डोज दे रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किसकी किस्मत चमकती है और कौन अपने वादे पर खरा उतरता है। समाचार नंबर 4। जयराम बोले,
प्रदेश में हो रहे उपचुनावों के लिए सीएम जिम्मेदार। देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के नामांकन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यक्रम जहां सभा स्थल पर होना चाहिए था, आज सड़कों पर हो रहा है। लगता है कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम अब फुटपाथ पर होने वाला है। जयराम जी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री, आप बार बार पूछते हैं कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चुनाव आपकी वजह से हो रहे हैं। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि विधायक आपको बाय बाय कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। विधायकों ने समय मांगा, आपने दिया नहीं। अब इस्तीफा देने में गलती आपकी है, विधायकों की नहीं। जयराम ठाकुर ने मजाकिया लहजे में कहा, राज्यसभा चुनाव में आपने राम विरोधी को टिकट दिया, बहुमत होते हुए भी हार गए और भाजपा जीत गई। लगता है ये उपचुनाव भी आपकी खास रणनीति का हिस्सा है। होशियार सिंह लड़ते रहेंगे। जयराम ठाकुर ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अगर देहरा के लिए कोई लड़ सकता है तो वह केवल होशियार सिंह है। जब हमारी सरकार थी तो यह अपने मांगों के लिए लड़कर 150 करोड़ रुपए ले गए थे और कांग्रेस सरकार ने देहरा को 1 रुपए तक नहीं दिया। होशियार सिंह ने जोड़ते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं वह गलत है। कांग्रेस सरकार के समय गुंडागर्दी का बोलबाला है और यह सरकार गुंडों की सरकार बन गई है। उपचुनाव भाजपा जीतेगी। अनुराग ठाकुर ने उत्साहित करते हुए कहा, इन उपचुनावों में भाजपा को भारी मतों से जिताना है क्योंकि इस सरकार को जगाना है और बाहर का रास्ता दिखाना है। उन्होंने तीखे तंज कसते हुए कहा, सुक्खू सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे प्रदेश में बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां आम आदमी को लोन नहीं मिलता पर सरकार के मित्रों को करोड़ों का लोन मिल जाता है। अनुराग जी ने हंसते हुए कहा, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है और इस उपचुनाव में भी हम 3 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। तो चलिए इस बार भी भाजपा का परचम लहराते हैं और सुक्खू सरकार को सिखाते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। समाचार नंबर 5। बिलासपुर गोलीकांड में पूर्व विधायक के बेटे का नाम। बिलासपुर में जिला न्यायालय परिसर के समीप घटित गोलीकांड में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बड़े बेटे का नाम सामने आया है। जांच के दौरान मुख्य आरोपी ने पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में गौरव नड्डा नामक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस कांड में मुख्य आरोपी को शह दे रहा था। दोनों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस उनसे इस घटना को लेकर गहन पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि अभी घटना से जुड़े कई राज पुलिस के हाथ लगेंगे। फरार पुरंजन ठाकुर की तलाश। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक विवेक चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्व विधायक का बेटा गुरुवार से फरार है और उसका फोन भी बंद है। घटना के बाद से फरार पुरंजन ठाकुर की तलाश के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें रवाना हो गई हैं। एसपी चहल ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान पूरा सच उगल दिया है। घटना की पूरी कहानी। यह पूरा प्रकरण पूर्व निर्धारित था। जैसे ही कोर्ट में पेशी के बाद सौरभ पटियाल उर्फ फांदी अपने साथियों के साथ न्यायालय से बाहर निकलकर गंतव्य के लिए चलने लगा, पीछे से आरोपी सन्नी गिल ने देसी कट्टे से 2 राउंड फायर कर दिए। एक राउंड वहां पर खड़ी महिंद्रा जीप के शीशे को चीरते हुए निकल गया, जबकि दूसरा राउंड सौरभ पटियाल की पीठ पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह अभी एम्स में उपचाराधीन है। पैसा और प्लानिंग। आरोपी सन्नी गिल को अस्पताल के पास पकड़ लिया गया और उसे गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट 25 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। इस केस से जुड़े एक युवक गौरव नड्डा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे भी पूछताछ हो रही है। एसपी चहल ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ कितने पैसों का लेन देन हुआ है, इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। कुछ कैश पहले दिया गया था और कुछ बाद में देने की बात हुई है। 1 महीने से संपर्क में।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुख्य आरोपी सन्नी गिल आनंदपुर साहिब में रहता था और पिछले 1 महीने से पूर्व विधायक के बेटे के संपर्क में था। उसने पिछले 1 महीने में बिलासपुर के अस्पताल के पास गौरव नड्डा के सरकारी आवास में भी कई बार शरण ली थी। यह सरकारी आवास गौरव नड्डा के पिता के नाम पर अलॉट है। गौरव पुरंजन का परिचित था और उसने सन्नी को शह देने में मदद की थी। ऐसे में गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाटकीय मोड़। इस पूरे घटनाक्रम में हर दिन नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। लगता है यह कांड बॉलीवुड की किसी मसालेदार फिल्म से कम नहीं है। अब देखना यह है कि पुलिस इस केस को कैसे सुलझाती है और क्या क्या नए मोड़ सामने आते हैं। अंततः यह घटना साबित करती है कि राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ है और बिलासपुर का यह मामला इसका ताजा उदाहरण है। समाचार नंबर 6। देहरा से कमलेश ठाकुर ने भरा नामांकन, शहर में निकाली विशाल रैली। देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने नामांकन पत्र भरा और इस मौके पर शहर में विशाल रैली निकाली। ऐसा लगा मानो पूरा देहरा उनके समर्थन में उमड़ पड़ा हो। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले देहरा में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक संजय रतन, डा राजेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया और अन्य नेता भीड़ का मनोबल बढ़ाने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने माइक संभालते ही जनता से अपील की कि देहरा से कमलेश ठाकुर को जिताकर विधानसभा भेजें, ताकि देहरा के विकास में और तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा, देखिए, हम तीनों उपचुनावों के लिए सशक्त उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अगर गलती से भी निर्दलीय विधायक जीत गए तो कांग्रेस सरकार में उनके काम कौन करेगा। सुक्खू का जोशीला भाषण। सुक्खू ने अपने भाषण में कहा, तीनों निर्दलीय विधायकों ने काम न होने का हवाला देकर इस्तीफा दिया था, लेकिन अब जनता के पास मौका है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। अगले 3.5 साल तक हम जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने जयराम ठाकुर को जवाब देते हुए कहा, बीजेपी के 9 विधायकों ने विधानसभा में गुंडागर्दी दिखाई थी, जिस पर भी जल्द फैसला होगा। कांग्रेस का संयुक्त हमला। ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन और सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने भी जनता को संबोधित किया और कांग्रेस के लिए समर्थन की मांग की। इस रैली में मानो देहरा की सड़कों पर कांग्रेस का ही राज था। हर कोई बस कमलेश ठाकुर के नाम के नारे लगा रहा था। प्रतिभा सिंह ने कहा, इस बार देहरा की जनता को यह साबित करना होगा कि वे कांग्रेस के साथ हैं। निष्कर्ष। तो देहरा की गलियों में आज कमलेश ठाकुर के नाम की गूंज थी। कांग्रेस के नेताओं ने इसे एक शानदार राजनीतिक शो में बदल दिया। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, एक बात तो तय है, देहरा का चुनावी माहौल पूरी तरह से मसालेदार बन चुका है। समाचार नंबर 7। परिवार रजिस्टर शुल्क के साथ जीएसटी, पंचायती राज विभाग ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि और ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायती राज सेवा प्राप्त करने वालों के लिए एक नई खबर आई है। अब इन सेवाओं पर आपको प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा जीएसटी भी भरना पड़ेगा। इससे पहले परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि पर जीएसटी नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जीएसटी निदेशालय ने ई गवर्नेंस सोसाइटी को नोटिस जारी किया, जिसके बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। नया फरमान जारी। विभाग ने परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि और अन्य सेवाओं के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन और जीएसटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑनलाइन सेवा का नया तरीका। ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन हिमाचल प्रदेश राज्य पोर्टल का उपयोग करके सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यहां आवेदन विवरण भरना और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या एलएन के पोर्टल के माध्यम से अनुरोध अपलोड करने पर 10 रुपए, पोर्टल पर सहायक दस्तावेजों को स्कैन करना और अपलोड करना प्रति पृष्ठ 2 रुपए का शुल्क लगेगा। जीएसटी की गणित। अब इसके अलावा अगर आपने सोचा कि सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ेगा, तो आप गलत हैं। जीएसटी के साथ आपको सेवा शुल्क पर 18% जीएसटी भी देना होगा। यह नया शुल्क तब लागू होगा जब आप लोकमित्र केंद्र या सुगम केंद्र पर आवेदन करेंगे। निष्कर्ष, अब तो आवेदन करने में भी मैथ का ज्ञान जरूरी हो गया है। जीएसटी जोड़ने के बाद शायद आपको कैलकुलेटर भी खरीदना पड़े।
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी अधिनियम और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो अगली बार जब आप परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि लेने जाएं, तो ध्यान रखें कि आपकी जेब थोड़ी और हल्की हो जाएगी। सच कहें तो अब परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि लेना किसी ट्रेजर हंट से कम नहीं लगेगा। फीस दो, जीएसटी जोड़ो और अंत में चेस्ट खोलने की उम्मीद करो कि सब कुछ सही हो। आप भी सोच रहे होंगे कि अगली बार पंचायत की ओर से किस नई फीस की खबर आएगी। समाचार नंबर 8। भारत चीन सरहद पर जवानों ने किए आसन। समुद्र तल से 12,500 फुट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की कमी और बर्फ की चादर से ढकी धरती मिलती है, भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कोरिक बीओपी पोस्ट पर आईटीबीपी की 17वीं और 19वीं बटालियन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जी हां, हमारे जांबाज जवानों ने वहां योग किया जहां सर्दी भी कांपने लगे। ऊंचाई का चक्कर। बटालियन के कमांडेंट बसंत कुमार नोगल के नेतृत्व में धूमधाम से मनाए गए इस योग दिवस में 8 अधिकारियों सहित 115 हिमवीरों और हिमवीरंगनाओं ने भाग लिया। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ योग था, तो फिर से सोचिए। यह वो लोग हैं जिन्होंने सांस लेने के लिए हवा से मोलतोल करते हुए भी प्राणायाम किया। योग दिवस की बधाई। कमांडेंट बसंत कुमार नोगल ने सभी हिमवीरों को योग दिवस की बधाई दी और जीवन की दिनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर द्वितीय कमान इंद्राज रपसवाल, उपसेनानी रैंगम, उपसेनानी सुनैब तोशी, सहायक सेनानी अनुज दीक्षित, सहायक सेनानी अनिल, डा जयप्रकाश, डा मनीषा यादव तथा निरीक्षक रमेश शर्मा भी उपस्थित थे। योग सिर्फ आसन नहीं, जीवन का आधार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने देश और प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग हमारे शास्त्रों का वह ज्ञान है जो जीवन को संपूर्ण करता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम है, तो जरा फिर से सोचिए। योग आपके शारीरिक और मानसिक तेज को विकसित करने का कार्य करता है, वह अद्भुत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी योग। डा बिंदल ने कहा कि अच्छा होता अगर कांग्रेस के कुछ नेता भी योग दिवस के दिन राजनीति से उठकर योग शिविरों में भाग लेते। यह सुनकर मन में सवाल उठता है कि क्या योग मैट पर बैठकर कोई सियासी चर्चा भी की जा सकती है? शायद, लेकिन बिंदल जी का मानना है कि योग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है, यह सभी जनमानस के लिए है। तो अगली बार जब आप योग मैट पर बैठें, तो याद रखें कि आप केवल आसन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ एकजुटता भी जता रहे हैं। और अगर आपके पड़ोस का नेता भी योग कर रहा हो, तो मान लीजिए कि यह वाकई में एक सर्वदलीय प्रयास है। समाचार नंबर 9। महिलाओं को दे मुफ्त शौचालय सुविधा, एमसी शिमला सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो हर महिला के चेहरे पर मुस्कान ला देगा। जी हां, महिलाओं को मुफ्त शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम शिमला और सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिए गए हैं। अब शिमला की महिलाएं बिना 5 रुपए खर्च किए सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कर सकेंगी। कोर्ट का निर्णय। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आवश्यक निर्देश जारी किए। कोर्ट ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए कि महिलाओं को मुफ्त शौचालय सुविधा संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार सभी उपलब्ध माध्यमों से किया जाए। शुल्क वसूली पर सख्ती। कोर्ट को बताया गया था कि पहले के आदेशों के बावजूद शौच के लिए महिलाओं से 5 रुपए का शुल्क अभी भी लिया जा रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुलभ इंटरनेशनल को सख्त चेतावनी दी कि अगर अब भी महिलाओं से शुल्क वसूला गया तो यह गंभीर परिणाम लेकर आएगा। हिंदी में आदेश। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी नोटिस हिंदी भाषा में लगाए जाएं, ताकि हर कोई इसे समझ सके। और क्यों न हो, आखिरकार हमारा देश हिंदी बोलने वालों का सबसे बड़ा समूह है। जनहित याचिका का महत्व। यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ और उचित शौचालय सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और हाँ, इसे समझने के लिए किसी रॉकेट विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जीवन को जीने लायक बनाएं। मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार मानव सभ्यता के कुछ बेहतरीन पहलुओं को समाहित करता है।
भारत का संविधान तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक जनता को, खासकर महिलाओं को, स्वच्छ शौचालयों की सुविधा नहीं दी जाती। कोर्ट ने कहा कि ये सुविधाएं कस्बों, बस स्टैंडों, बैंकों, सार्वजनिक कार्यालयों, नगरपालिका कार्यालयों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि में विभिन्न स्थानों पर प्रदान की जानी चाहिए। अगली सुनवाई। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक शिमला की महिलाएं राहत की सांस ले सकती हैं और हाँ, अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुफ्त शौचालय सुविधाओं का आनंद भी उठा सकती हैं। तो अब जब भी आप शिमला जाएं और मुफ्त में शौचालय का इस्तेमाल करें तो कोर्ट का धन्यवाद करना न भूलें। आखिरकार यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन हर कदम गिनती में आता है। समाचार नंबर 10। बच्चियों से छेड़छाड़ पर शिक्षक अरेस्ट। जोगिंद्रनगर में पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उपमंडल के अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक प्राथमिक पाठशाला में केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद पर तैनात है। उपमंडल के तहत लड़भड़ोल तहसील के एक गांव की महिला ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में कहा कि उसकी नाबालिग एक बेटी 4th कक्षा में पढ़ती है, जबकि दूसरी बेटी 6ठी कक्षा में पढ़ती है। एक सप्ताह पहले दोनों बेटियां स्कूल से घर आई तो बड़ी बेटी डरी हुई थी तथा जब उससे इसका कारण पूछा तो बेटी ने सहमे हुए बताया कि वर्ष 2023 में जब वह प्राथमिक पाठशाला में पढ़ती थी तो उसे और उसकी बहन को शिक्षक अपने कार्यालय में बुलाकर छेड़छाड़ करता था तथा कभी कभी पैसे भी देता था। साथ ही धमकी देता था कि यदि घर में बताया तो आपकी मम्मी मर जाएगी। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा, इसे पता चला है कि उक्त अध्यापक द्वारा कुछ अन्य नाबालिग लड़कियों के साथ भी छेड़खानी की है और इन्हें संदेह है कि उक्त अध्यापक द्वारा अवश्य ही अन्य लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ की होगी। थाना प्रभारी जोगिंद्रनगर अश्वनी शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। मामले में छानबीन की जा रही है। समाचार नंबर 11। सड़क से जुड़ेंगे 250 तक की आबादी वाले गांव। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी को दिल्ली से एक बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण पर मंथन शुरू हो गया है। इस चरण में 250 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। दिल्ली से इन जनसंख्या वाले गांवों की रिपोर्ट राज्यों से मांगी जा रही है और हिमाचल समेत इन दिनों तमाम राज्य इन आंकड़ों को जमा करने में जुट गए हैं। प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को लेकर अब उन ग्रामीण इलाकों की खोज की जा रही है जो अभी तक सड़क से अछूते रहे हैं। पीएमजीएसवाई के इन प्रोजेक्ट का निर्माण 90 से 10 के पैकेज में होगा। 90% खर्च केंद्र सरकार करेगी, जबकि 10% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहेगी। पीएमजीएसवाई के 4थे चरण में हिमाचल के लगभग सभी गांवों के सड़क से जुड़ जाने की संभावना है। पीएमजीएसवाई के 4थे चरण में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाने की बात कही गई है, जबकि इससे पहले पीएमजीएसवाई के तीनों चरण 2001 की जनगणना के आधार पर तय किए थे। इसमें सड़क बनाने के लिए बस्ती या गांव की आबादी 500 तय की गई थी, जबकि इस बार 100 से 250 तक की आबादी वाले गांव के भी सड़क से जुड़े की संभावना है। इन आंकड़ों में प्रदेश को 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने प्रदेश को पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में 3000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया था। इस पैकेज में 3100 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव और विस्तार होना था। केंद्र सरकार ने प्रदेश को यह सौगात 2 चरणों में दी थी। इनमें पहले चरण में 450 किलोमीटर की मंजूरी दी गई, जबकि दूसरे चरण में 2650 किलोमीटर को मंजूर किया गया। जर्मन तकनीक से सड़कों का निर्माण। केंद्र सरकार ने पहली मर्तबा जर्मन तकनीक से सड़क निर्माण का भी प्रस्ताव रखा था। फुल डेप्थ रेक्लेमेशन रोड (FDR) के तहत 666 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह तकनीक हिमाचल में पहली मर्तबा प्रयोग में लाई जा रही है। पीएमजीएसवाई के 4थे चरण में FDR तकनीक में नए किलोमीटर जोड़े की संभावना है। खास बात यह है कि पीएमजीएसवाई चरण 3 में केंद्र सरकार ने हिमाचल में 139 करोड़ रुपए 22 पुलों के निर्माण के लिए भी मंजूर किए हैं। 2026 तक पूरा होगा तीसरे चरण का काम। पीडब्ल्यूडी प्रमुख अभियंता NP सिंह ने बताया कि पीएमजीएसवाई में तीसरे चरण की मंजूरी के बाद विभाग ने 4थे चरण के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।
पीएमजीएसवाई पर जो आदेश केंद्र से आएंगे उन्हें समय रहते पूरा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी इस समय पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण पर काम कर रहा है, जिससे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।